आज की चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या सवाल? क्या ये मुमकिन है कि कोई सोते सोते अपनी किस्मत बना ले? मतलब जब शरीर पूरी तरह आराम में हो तब कोई अनदेखी ताकत हमारे लिए काम कर रही हो। पहली बार सुनने में ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं उनका दावा है कि ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये एक प्राकृतिक नियम है। उनके अनुसार नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने का समय नहीं है। तो फिर क्या है? वो इसे हमारे दिमाग की एक गुप्त कार्यशाला कहते हैं, एक सृजन की प्रयोगशाला जहां हमारी आने वाली हकीकत का खाका तैयार होता है। तो आज हमारा मकसद इसी प्रयोगशाला के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकना है। ये समझना है कि अगर कोई इंसान मान लीजिए कर्ज, नाकामी या हताशा में फंसा है तो क्या वो सिर्फ अपनी सोच बदलकर सोते सोते उस जाल से बाहर निकल सकता है? चलिए इस दावे की परत दर परत पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस प्रयोगशाला में कोई भी काम शुरू करने से पहले इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जानना होगा। अच्छा। हाँ, एक ऐसा नियम जिस पर ये सारे स्रोत बार बार जोर देते हैं और वो है खामोशी का नियम। इन लेखों में एक लाइन सीधी सीधी लिखी है, समृद्धि शोर से नफरत करती है और दौलत खामोशी में बढ़ती है। यहाँ पे आकर मैं थोड़ा रोका क्योंकि ये बात तो उस हर सलाह के खिलाफ जाती है जो मैंने आज तक सुनी है। आज का दौर तो बिल्ड इन पब्लिक का है, पर्सनल ब्रांडिंग का है। सही बात है। हर कोई कहता है कि अपने आइडिया पे फीडबैक लो, नेटवर्क बनाओ, लोगों को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। क्या ये स्रोत इस आधुनिक सोच को पूरी तरह से नकारते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत इसे ऊर्जा का रिसाव या एनर्जी लीकेज कहते हैं। एनर्जी लीकेज? हाँ, उनका तर्क ये है कि जब आपके दिमाग में कोई बड़ा अनोखा विचार जन्म लेता है तो उसके साथ एक बहुत शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। ये उस विचार का ईंधन है। ठीक है। जब आप समय से पहले उसे लोगों को बताने लगते हैं तो आप उस ऊर्जा को चारों तरफ बिखेर देते हैं। खामोशी उस ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करती है, एक बांध की तरह, ताकि उसकी पूरी ताकत एक ही दिशा में लगे। इन दस्तावेजों में एक बहुत शक्तिशाली उपमा दी गई है कि आपका नया विचार एक नन्हे बीज की तरह है। हाँ, बिल्कुल। जब आप उस बीज को समय से पहले दूसरों के सामने रख देते हैं तो असल में आप उसे उनके शक, डर, ईर्ष्या और अविश्वास के जहर के हवाले कर देते हैं। एक वाक्य है जो बहुत चुभता है, दूसरों का शक तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। बिल्कुल, और इसके लिए हेनरी फोर्ड का क्लासिक उदाहरण दिया गया है। जब वो अपनी पहली गाड़ी बना रहे थे तो उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते थे। क्या कहते थे? कहते थे फोर्ड अपनी झोपड़ी में खिलौनों से खेल रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस झोपड़ी में एक ऐसी क्रांति की तैयारी चल रही है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। जरा सोचिए, अगर फोर्ड हर शाम अपने पड़ोसियों को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते तो शायद वो V8 इंजन की जगह एक बेहतर घोड़ा गाड़ी बनाकर रह जाते। शायद। हाँ, मतलब फोर्ड की खामोशी डर नहीं बल्कि गहरे आत्मविश्वास की निशानी थी। उन्हें अपनी सोच को सही साबित करने के लिए किसी बाहरी सहमति या वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। यही बात है। थॉमस एडिसन के बारे में भी यही बात कही गई है। एक यादगार पंक्ति है, बल्ब का आविष्कार किसी शोर शराबे वाली बोर्ड मीटिंग में नहीं हुआ था, वो एक इंसान के दिमाग की खामोशी की कोख से जन्मा था। वाह। तो इन सब का निचोड़ ये है, दुनिया को फल दिखाओ, जड़ें नहीं। जब तक आपका आइडिया एक ठोस शक्ल न ले ले, जब तक वो इतना मजबूत ना हो जाए कि आलोचना की आंधी झेल सके, तब तक उसे अपने मन की जमीन के नीचे ही सुरक्षित रहने दे। तो खामोशी एक सुरक्षा कवच है, एक ग्रीन हाउस की तरह? हाँ, एक ग्रीन हाउस है जो उस नन्हे पौधे की हिफाजत करता है। ठीक है। तो हमें अपने विचार को बाहरी शोर शराबे से तो बचा लिया, लेकिन हमारे अपने मन के अंदर जो उथल पुथल 24 घंटे चलती रहती है, उसका क्या? सही सवाल। शक तो दूसरों से ज्यादा हमें खुद पर होता है। यहीं पर शायद दिमाग की रात की कार्यशाला का विचार आता है। एक जगह लिखा है, दिन मेहनत का होता है, रात सृजन की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर अवचेतन मन की भूमिका शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारा दिमाग एक जहाज की तरह है। हमारा चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कप्तान है, जो जागते हुए होश में रहता है, फैसले लेता है। बिल्कुल, तर्क करता है और दिशा तय करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का विशाल इंजन रूम क्रू है, जो कप्तान के आदेशों पर बिना सवाल किए जहाज को चलाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कप्तान उसे चट्टान की तरफ ले जा रहा है या सुरक्षित बंदरगाह की ओर।
वो बस आदेश का पालन करता है। और जब हम सो जाते हैं तो कप्तान तो अपने केबिन में आराम करने चला जाता है, लेकिन इंजन रूम का क्रू वो पूरी रात काम करता रहता है। एक यही होता है, हमारा चेतन मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो एक आज्ञाकारी भोला लेकिन बेहद शक्तिशाली कारीगर है। और वो काम किस पर करता है? वो उन आखिरी विचारों, उन आखिरी भावनाओं और आदेशों पर पूरी रात काम करता रहता है जो कप्तान सोने से ठीक पहले उसे देकर जाता है। इससे शायद मानसिक निरंतरता का कानून कहा गया है, लॉ ऑफ मेंटल कंटिन्यूटी। हाँ, यानी सोने से पहले का आखिरी ख्याल आपके अवचेतन के जीपीएस में डाली गई मंजिल है। अगर कोई कर्ज और बिलों की चिंता करते करते सोता है तो उसका अवचेतन मन रात भर कर्ज की गलियों में ही घूमेगा और शायद सुबह तक चिंता करने के 4 नए कारण खोज निकालेगा। इसीलिए सोने से पहले के आखिरी 5 से 30 मिनट को दिन के सबसे पवित्र पल कहा गया है ना? बिल्कुल, ये वो समय है जब चेतन मन का गार्ड, जो दिन भर हर बात पर शक करता है और तर्क वितर्क करता है, वो थक चुका होता है। उस वक्त अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है और आप जो भी संदेश अंदर भेजते हैं वो बिना किसी रोक टोक के सीधा स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन ये सुनने में बहुत आसान लगता है। क्या सिर्फ सोने से पहले कुछ अच्छा सोचने से किसी की आर्थिक स्थिति बदल सकती है? इन स्रोतों में इस पर उठने वाले शक को कैसे संबोधित किया गया है? क्या कोई ठोस उदाहरण है? है, और बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। एक व्यक्ति का जिक्र है जो कर्ज और अपने बिजनेस की चिंताओं में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसे एक सलाहकार ने 30 रातों तक एक छोटा सा काम करने को कहा। उसे सोने से ठीक पहले बिस्तर में बैठकर अपनी डायरी में सिर्फ 3 वाक्य लिखने थे। सिर्फ 3 वाक्य? कौन से? पहला वाक्य था कृतज्ञता का। मैं आज मिले हर सबक के लिए आभारी हूँ। इसका क्या मकसद था? ये मन को मेरे पास क्या नहीं है कि सोच से हटाकर मेरे पास क्या है कि भावना पर ले आता है। ग्रैटिट्यूड। ठीक है, और दूसरा? दूसरा था निर्णय का। मैं कल पूरे साहस और विश्वास के साथ अपना काम करूंगा। ये अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाता है। और तीसरा, जो आपने कहा सबसे जरूरी था, वो था विश्वास का। अनंत बुद्धिमत्ता मेरी राह दिखाती है। ये तीसरा वाक्य, अनंत बुद्धिमत्ता मेरी राह दिखाती है, ये थोड़ा अमूर्त लगता है। मतलब क्या है इसका? क्या ये किसी धार्मिक विश्वास की बात हो रही है? नहीं, जरूरी नहीं। लेखक इसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने के रूप में देखते हैं। अच्छा। इसका सरल मतलब है कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, मुझे बस अपना काम करना है। इसका असली मकसद ये विश्वास पैदा करना है कि आप अकेले नहीं हैं। कि मैं अकेला फंस गया हूं वाली भावना को खत्म करना है। हाँ, बिल्कुल। ये विश्वास कि आपके पास वो संसाधन और जवाब मौजूद हैं, भले वो अभी दिखाई न दे रहे हों। और इसका नतीजा क्या हुआ? उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? यही सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि पहले 2 हफ्ते उसे ये सब करते हुए जबरदस्ती महसूस हुई। मन में लगातार शक था, उसे ये सब बकवास लग रहा था। जो कि स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन उसने बस लिखने का अनुशासन बनाए रखा। तीसरे हफ्ते से उसने महसूस किया कि सुबह उठते ही जो चिंता का भारी बोझ छाती पर होता था, वो थोड़ा कम है। अच्छा, यहीं से बदलाव शुरू हुआ? हाँ, यहीं से। 5 हफ्तों के अंदर उसे एक पुराने क्लाइंट का फोन आया जिसने एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया। फिर एक अप्रत्याशित जगह से उसे रुका हुआ पैसा मिल गया। धीरे धीरे उसका कारोबार पटरी पर आ गया और उसके कर्ज चुक गए। इसका मतलब बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुआ। बिल्कुल, उसने अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदल दी थी। उसने अपने रात के कारीगर को चिंता और कमी का ब्लूप्रिंट देने के बजाय विश्वास और समाधान का ब्लूप्रिंट दिया। और उस कारीगर ने धीरे धीरे उसकी बाहरी दुनिया को उसी नए नक्शे के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। एकदम सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी असल दुनिया, हमारे अंदर जो चल रहा है, बस उसी का एक प्रतिबिंब है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है स्रोत इसी को जिंदगी एक आईना है कहते हैं, है ना? आपने सही पकड़ा। ये इन लेखों की सबसे गहरी अवधारणाओं में से एक है। एक पंक्ति है, जिंदगी एक आईना है, ये वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, ये वो देती है जो तुम हो। ये लाइन थोड़ी चुभने वाली है। लेकिन इसका मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं, बल्कि शक्ति वापस उसके हाथ में देना है। ये कहता है कि अगर आपकी बाहरी दुनिया में कमी, झगड़े या मौके नहीं हैं, तो आईने पर चिल्लाने या उसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको उस प्रतिबिंब को बदलना होगा जिसे आईना दिखा रहा है, यानी खुद को। हाँ, अगर कोई अंदर से खुद को नाकाबिल या बदनसीब मानता है,
तो दुनिया का आईना भी उसे बार बार ऐसे ही हालात और लोग दिखाएगा जो उसके इस विश्वास को और पक्का कर दें। ये मानसिक अनुनाद या मेंटल रेजोनेंस के सिद्धांत से जुड़ता है ना? बिल्कुल, जिसे स्रोत एक रेडियो की तरह समझाते हैं। अगर आपको 98.3 एफएम पर अपना पसंदीदा गाना सुनना है तो आपको अपना रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। आप 92.7 एफएम पर रहकर 98.3 के गाने की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। स्रोत कहते हैं कि हमारा मन भी एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। अगर वो लगातार चिंता, डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो वो जीवन से वैसे ही सिग्नल पकड़ेगा। और विश्वास, शांति और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से ही सफलता और अवसर रूपी सिग्नल साफ सुनाई देंगे। ये ब्रह्मांड की एक लय के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर घंटे जमीन खोदकर ये नहीं देखता कि बीज उगाया नहीं। सही उदाहरण है। वो सब कुछ करके प्रक्रिया पर भरोसा करता है। अधीरता और हर पल नतीजे जांचने की जल्दबाजी असल में शक का ही एक रूप है जो उस लय को बिगाड़ देता है। हाँ, विश्वास इंतजार करना जानता है, डर हमेशा भागता रहता है। और यही समझ हमें रात की प्रयोगशाला के महत्व को और गहराई से समझाती है। अच्छा, कैसे? जब हम सोने से पहले अपने मन को उन 3 वाक्यों के जरिए कृतज्ञता और विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन रूपी इंजन रूम को निर्देश देते हैं कि वो रात भर उसी लय के साथ काम करे, उसी फ्रीक्वेंसी पर समाधान खोजे और जहाज को सही दिशा में ले जाए। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही है कि सफलता कोई बाहरी दौड़ भाग नहीं बल्कि एक अंदरूनी खेल है। अगर मुख्य बिंदुओं को समेटें तो वो होंगे: पहला तो अपने बड़े विचारों को खामोशी के कवच में सुरक्षित रखना। हाँ, जब तक वो मजबूत ना हो जाएं। दूसरा, नींद को सिर्फ आराम नहीं बल्कि निर्माण की एक शक्तिशाली कार्यशाला समझना, जहां आपका अवचेतन मन आपके दिए गए निर्देशों पर काम करता है। और तीसरा, हर रात सोने से पहले उस कार्यशाला को कृतज्ञता, साहस और विश्वास के स्पष्ट निर्देश देना। और इन सब के मूल में ये समझ है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही आईना है। ये करने से ज्यादा होने की ओर एक बदलाव है। मतलब बाहर की दुनिया में भागदौड़ करने के बजाय पहले अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करने पर जोर। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने के लिए इन स्रोतों में बार बार एक बात पे जोर दिया गया है कि ब्रह्मांड हमारी कही हुई बातों या हमारी कच्ची इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता। तो किस पे देता है? वो हमारे कंपन मतलब वाइब्रेशन पे प्रतिक्रिया देता है, हमारी गहरी अवचेतन भावना और हमारे अटूट विश्वास पर। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हमारी नींद सच में एक प्रयोगशाला है जहां कल की हकीकत गढ़ी जाती है, तो हम में से ज्यादातर लोग हर रात अनजाने में चिंता और शक के साथ कौन से प्रयोग कर रहे हैं? और फिर सुबह उठकर उन अनचाहे नतीजों को देखकर हैरान क्यों होते हैं जो हमने खुद ही बनाए हैं?